नमस्कार दोस्तों, एसडी टेक्निकल क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं डेविड कुमार देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इससे जो हमारा पहले वाला वीडियो है तो हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोगों ने फायर और फायर एक्सटिंग्विशर और उसके टाइप्स को क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के हमारा इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं और उसके एमसीक्यूज भी हमने जो है कंप्लीट कराए थे। तो आज का हमारा ये जो है सेकंड लेक्चर क्लास होने वाला है, जिसपे हम जो है 5S कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो थ्योरी है, जो लेक्चर है वो हम आप कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एमसीक्यूज क्लियर करा दिए जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है 5S। आखिर 5S होता क्या है, उससे पहले परिचित इंट्रोडक्शन हो लेता है कि 5S आखिर है क्या। देखिए, 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड का नाम है। किसका? वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड का नाम है, मतलब कि किसी कार्य स्थल के संगठन का नाम है। ठीक है, जो कि 5S 5 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। इसको जो है जापान में विकसित किया गया था, जिसको जापानीज लैंग्वेज में, जापानीज भाषा में सेरी, सिटोन, शिसो, सुकेत्सु और सुत सुके, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम 5S आखिर क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनके क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, तो इन सबको हम पढ़ेंगे। इसको इंडस्ट्री में क्यों अपनाया जाता है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज 5S कॉन्सेप्ट, मतलब कि आखिर 5S कॉन्सेप्ट जो है क्या होता क्या है। तो देखिए, 5S के सूची में बताया गया है कि इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु और क्षेत्र को बनाए रखने के लिए ऑर्डर को बनाए वस्तुओं और क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए नए ऑर्डर को बनाए रखते समय दक्षता कैसे ले, प्रभावशीलता के लिए कैसे कार्य करे, कार्यस्थल का व्यवस्थापन, प्रक्रिया, मानकीकरण, इन सभी को संक्षिप्त रूप में जानकारी दी गई है। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि 5S आखिर क्या है। 5S ये एक ऐसा चीज है जब हम किसी नई वस्तु या नए पार्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी कंपनी में अगर किसी भी वस्तु को हम बना रहे हैं तो उस वस्तु में जो है हम दक्षता, मतलब कि होती इफिशिएंसी, कितना उसको शुद्धता और एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं, कितनी दक्षता से बना सकते हैं। ये 5S का है कि वो जब अगर आप 5S आप अपना लेते हो तो उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा सुधार पे बनता है। और दूसरा है प्रभावशीलता, मतलब कि इफेक्टिवनेस, आपका जो पार्ट्स आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो वो कितना प्रभावशीलता, कितना इफेक्टिवनेस है, सामने वाले को वो कितना अच्छा लगता है। कार्य स्थल का व्यवस्थापन, मतलब कि हम जो वर्क प्लेस है उसका जो है एक सही क्रम में व्यवस्था करें, एक सही ढंग से व्यवस्था करें उसकी, और उसके बाद मानकीकरण, जो बाकी के नियम हैं उसको हम किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इन सब बारे में हम जो है अपने 5S पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं 5S की ओर। तो देखिए, 5S क्वालिटी सिस्टम में कार्यस्थल का व्यवस्थापन, प्रक्रिया और मानकीकरण, इन सबों के संक्षिप्त रूप से जानकारी दी जाती है। जो 5S है वो जो है कार्य, मतलब प्रक्रिया, जो है सेट इन ऑर्डर या फिर मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजिंग, इन सबको संक्षिप्त रूप में जो है बताया जाता है कि कैसे कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कि कर्मचारियों को आसानी से समझ में आ जाए। क्यों बताया जाता है? ताकि कर्मचारियों को आसानी से समझ में आ जाए उसे काम कैसे करना है, उसे कार्यस्थल का विकास कैसे करना है, और अपव्यय को कम करके या वेस्टिंग को कम करके जो है प्रोडक्टिविटी हाई कैसे करना है, इन सब के बारे में जो है 5S में बताया जाता है। तो देखिए, 5S में जो सबसे पहला S होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट। ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों। ठीक है, 5S को इंग्लिश में पहला S को क्या बोला जाता है? शॉर्ट बोला जाता है। दूसरे S को बोला जाता है सेट इन ऑर्डर, तीसरे S को बोला जाता है साइन, और चौथे S को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजिंग, और पांचवें S को बोला जाता है सस्टेन। तो इन 5S से मिलकर जो है हमारा क्या बनता है? 5S बनता है। चलिए अब देखते हैं कि 5S को जापानीज लैंग्वेज में कैसे होता है और हिंदी में कैसे बोला जाता है। नेक्स्ट
तो देखिए यहाँ पे आपको इधर जापानीज और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है जापानीज लैंग्वेज में जो पहला एस होता है उसको सेरी बोला जाता है और इसे को हम इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है हिंदी में आप देख सकते हैं सही चयन करना या छटाई करके उसको रखना होता है, छटाई करना या सही चयन करना बोल सकते हो। उसके बाद है हमारा दूसरा एस। तो दूसरा एस होता है हमारा सीटोन, जिसको इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर या फिर हिंदी में सुव्यवस्था या सही क्रम में जमाना भी हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है हमारा तीसरा एस, जिसको बोला जाता है सीसो या फिर इंग्लिश में बोला जाता है साइन। साइन मतलब कि होता है स्वच्छता, कि हमें किसी भी वर्क प्लेस जहाँ पे कार्य कर रहे हैं उसको जो है साइन या शुद्ध रूप से या स्वच्छ रखना चाहिए। ये आप याद रखिए कि जापानीज में क्या क्या बोला जाता है। ठीक है। और उसके बाद चौथा होता है सुकेत्सु और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंडर्डाइजिंग और हिंदी में बोला जाता है मानकीकरण। एक्चुअल में होता क्या है अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट एस आता है सुकेत्सु। ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सस्टेन और इसका हिंदी में मतलब होता है या मीन्स होता है अनुशासन। किसी भी वर्क प्लेस या किसी भी कार्यस्थल में हम कार्य कर रहे हैं तो इसका कहीं भी हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, अनुशासन, रूल और रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले एस की ओर। आखिर हमारा जो है पहला एस सेरी, जिसको इंग्लिश जापानीज वर्ड है और शॉर्ट इंग्लिश है, इसको बोला क्या जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें सेरी में मतलब कि छटाई करना। किसी भी इंडस्ट्री में अगर 5S का उत्पादन कर रहा है तो पहला एस जो होता है वो होता है शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब होता है छटाई करना या अलग करना या सही चयन करना। मतलब कि जो हमें वस्तु या जो मटेरियल हमारे यूज में उपयोग में आने वाले हैं उसको हम सही तरीके से छटाई करके अलग रखें। जो यूज में नहीं होने वाला है उसको अलग करके हम कहीं दूसरी जगह रखें, जिससे कि हमें आवश्यकता पड़ने पर जो वस्तु की हमें आवश्यकता है वो जल्दी से मिल सके और वेस्टिंग मटेरियल को जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, आवश्यक वस्तुओं को निकालें और उन्हीं वस्तुओं को रखें जिसकी आवश्यकता हो। इसमें आवश्यक और जो आवश्यक नहीं है ऐसे वस्तुओं को लिस्ट बनाएं, जिससे कि पता चले किस वस्तुओं को रखना है, किस वस्तु को नहीं रखना है या किस वस्तु को निकालना है। मतलब कि जो हमारे लिए आवश्यक है और जो आवश्यक नहीं है उन सब का लिस्ट बनाना है और जो आवश्यक है उसको रखना है और जो आवश्यक नहीं है उसको नहीं रखना है। इससे जो है समय की बचत भी होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो शॉर्ट होता है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 इसमें कि बाधाओं को दूर करके कार्य स्थल में काम करना आसान बनाए। मतलब कि कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको दूर करके जो है कार्यस्थल या वर्क प्लेस को काम करने योग्य, जिससे कि हम एक सही तरीके सही ढंग से काम कर सके, इस लायक बनाना है। और उससे नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारा कि आवश्यक वस्तुओं और जमा किए हुए अनावश्यक वस्तुओं के साथ परेशान होने का मौका कम करें। मतलब कि जो आवश्यक वस्तु है और अनावश्यक वस्तु है उसके साथ हमें परेशान नहीं होना है। जो आवश्यक वस्तु है आप उसको रखिए, जो अनावश्यक वस्तु है आप उसको तुरंत डिस्पोज कर दीजिए। मतलब कि जहाँ पे उसको आपको ले जा के नष्ट करना है वहाँ पे ले जाइए, बेचना है बेच दीजिए, जो भी करना है, लेकिन उसको तुरंत उसको संग्रह करके या फिर जमा करके नहीं रखना है, ये बोला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह को रोके और आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रह। देखिए यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो हमारे लिए यूजफुल होने वाला है आप उसको इकट्ठा करके रखिए और जो यूजफुल नहीं होने वाला है आप उसको डिस्पोज कर दीजिए, उसको जो इकट्ठा हमें नहीं करना है। ठीक है। तो उसके बाद है हमारा है मूलभूत कारणों के संबंध में आवश्यक वस्तुओं का मूल्यांकन करें और कलर कोड का इस्तेमाल करें। मतलब कि जो हमें डेली बेसिस पे जो हमें डेली काम हो रहा है उसके बेसिस पे हमें देखना है कि कौन सा वस्तु हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा वस्तु हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जो हमारे लिए यूजफुल है उसको हम रखेंगे, जो यूजफुल है उसको नहीं रखेंगे। मतलब कि संग्रह होने से बचा, किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं होने देना है। जो यूजफुल है उसी को इकट्ठा कीजिए, जो वेस्ट मटेरियल है उसको तुरंत आप डिस्पोज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। और हमारा लास्ट आता है कि जितना चाहिए और उतना जितना जरूरी है उतने ही वस्तुओं मंगवाएं। मतलब कि हमें जितने मटेरियल की जरूरत है उतने ही मटेरियल को मंगाना है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। चलिए पढ़ते हैं कि हमारा शॉर्ट से क्या फायदा होने वाला है, मतलब कि बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट।
ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ सॉर्ट, सही चयन के लाभ क्या हैं, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए पहला, आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रह करने से काम में आने वाली वस्तु जल्द से जल्द मिल जाती है और वस्तुओं को खोजने में समय नहीं लगता। देखिए अगर हम जो है हमारा जो यूजफुल आने वाला है या आवश्यक वस्तुओं को ही हम इकट्ठा करके रहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमको उपलब्ध हो सकते हैं या मिल जाते हैं। अगर अनावश्यक वस्तुओं को रखते हैं तो हम दोनों को खोजने में टाइम लगता है, इससे जो है टाइम की बर्बादी होती। जितने समय में हम किसी प्रोडक्ट को बना लेते, प्रोडक्टिविटी कर लेते, उतने समय में तो हम सामान ढूंढने लग जाते हैं। तो इसीलिए आवश्यक जो वस्तु है उसी को रखिए, अनावश्यक वस्तुओं को आप बाहर निकालिए, ठीक है, छटाई कर दीजिए। उसके बाद है दूसरा कि कार्य क्षेत्र की बाधाओं को यानी आवश्यक चीज़ों को दूर करने से कार्यस्थल अच्छा दिखते हैं, इसकी वजह से काम में उत्साह और तेज। मतलब कि जो अनावश्यक वस्तु है, जो अनयूज है, उसको जो है इकट्ठा मत करिए, उसको डिस्पोज करिए, इससे वहाँ पे आपको वर्क प्लेस मतलब जगह भी मिलेगा, ठीक है, जिससे कि काम में उत्साह आएगा और काम में तेजी भी आती है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद है कि तीसरा, हमें जिन जिन वस्तुओं की जरूरत बार बार होती है उनको हमारे नज़दीक रहने से ढूंढने में समय नहीं लगता, जिसकी वजह से किसी भी काम को बड़ी आसानी से वक्त पर किया जा सकता है। मतलब कि जिसका हमें ज़्यादा, जैसे कि मान लो हम किसी मेजर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें मापना है किसी चीज़ को, तो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा करिए ना, वर्नियर कैलिपर को आप अपने पास रखिए, क्योंकि उसकी जरूरत हमें बार बार पड़ने वाली है। तो इससे क्या होगा, हम काम जो है सही समय पे कर सकते हैं और जो दिए गए समय अंतराल में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समय की हानि भी नहीं होगी और जो है हमें सामान जो है सही समय पे मिल भी सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारा लास्ट कि जितनी वस्तुओं की ज़रूरत है उतनी ही वस्तुएं मंगवाने से एक्स्ट्रा वस्तु का वस्तुओं पर संग्रह नहीं बनता, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में सुधार आता है। मतलब कि मान लो हमें जितने मटेरियल का ही ज़रूरत है उतना ही मटेरियल मंगाते हैं, तो किसी भी हमारी इंडस्ट्री में जो है मटेरियल का संग्रह नहीं बनेगा, इकट्ठा नहीं होगा। ऐसे में क्या होता है, कहीं कहीं पे होता है, अगर आपने मान लो बहुत सारा मटेरियल मंगवा दिया तो आप पे भी प्रेशर रहता है कि नहीं भैया मुझे इतना सामान बनाना है, इतना प्रोडक्शन देना, नहीं, तो ऐसा ना करें। जितनी की ज़रूरत है आप उतना ही मंगा करके रखिए, जिससे कि सही समय में उसका प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही बोला जा रहा है। अब देखते हैं कि इससे दूसरा एस, हमारा दूसरा एस कौन सा है नेक्स्ट। तो दूसरा एस है हमारा सीटोन, जिसको जापानीज वर्ड में बोला जाता है सीटोन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेट इन ऑर्डर या सुव्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, देखिए सुव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सही क्रम में जमाना। देखिए हम सिंपल सा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमारे घर में अगर हमें खाने का सामान चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं, ना कि बेडरूम में जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हर एक सामान अपने क्रम में जमा हुआ है। अगर हमें खाना है तो किचन में जाएंगे, सोना है तो बेडरूम में जाएंगे, नहाना है तो बाथरूम में जाएंगे, वो एक क्रम में जमा हुआ है। उसी प्रकार से हम जब किसी 5S का पालन करते हैं तो इसका दूसरा एस यही करता है कि सभी वस्तुओं को उसको जो एक निर्धारित क्रम में सुव्यवस्थित रूप से हमें व्यवस्था करके रखना है, जिससे कि हमें जिस वस्तु की जरूरत है वो वस्तु हमें सही समय पे मिल सके। जैसे कि मान लो आज इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ, कल के दिन मैं इस कंपनी को छोड़ के चला जाता हूँ, कोई दूसरा आता है तो उसको प्रॉब्लम होगा किसी सामान को ढूंढने में। तो इससे बचने के लिए एक क्रम बना दिया जाता है, उसको टैग करके रखा जाता है, भैया कि आपके यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है, यहाँ पे कोई और सामान है, यहाँ पे कोई और सामान है। तो यही बोला जा रहा है कि किसी भी वस्तुओं को जो है सही क्रम में एक ऑर्डर पे सेट करके रहना है। इससे समय की हानि और अपशिष्ट को रोकें, जो समय की हानि होती है उसको रोकना है, ठीक है। उसके बाद आवश्यक वस्तुओं को ढूंढना और चुनना आसान बनाएं। इसके लिए आवश्यकता अनुसार साइन बोर्ड और टैग का इस्तेमाल करें और सभी चीज़ों के लिए अपनी विशेषता के अनुसार जगह करें और बाद में सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दें। मतलब कि किसी भी जो आवश्यक चीज़ है, जो आवश्यक टूल्स है या यंत्र है, वो हमें आसानी से मिल सके, इसके लिए एक जगह व्यवस्थित करना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, आप उसको अपने पास रखिए, उसके लिए टैग बना के रख दीजिए कि इसमें ये है, ये सामान है, इसमें ये सामान है, जिससे कि हमें जब चाहेंगे वो आसानी से मिल सके, उपलब्ध हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी वस्तुओं का उपयोग करने के बाद उन वस्तुओं को सही तरीके से अपने देखिए, ये तो भैया रूल एंड अनुशासन में आता है कि जब आप किसी चीज़ या किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग यूज़ कर लेने के बाद उस वस्तु को पुनः उसी जगह पे वापस ले जाके रख देना है, जिससे कि हमें बाद में ढूंढने पे जो है कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, आसानी से वो चीज़ें उपलब्ध हो जाए पहले की तरह, ठीक है। उसके बाद है लास्ट कि पहले
आओ पहले सेवा कार्य के आधार पर ही सुनिश्चित करें। मतलब कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे वो आएगा तो वो करेगा, या तुम आ गए हो तुम करो, इससे प्रोडक्टिविटी हाई होगी, काम सही समय में होगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं कि सीटोन से जो हमें बेनिफिट्स क्या क्या होने वाला है। देखिए बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग ऑर्डर, सुव्यवस्था के लाभ क्या क्या है। अगर हम किसी चीज़ को सही व्यवस्था में जमाते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ होता है। देखिए सभी वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में रखने से वस्तु की पहचान करने में बहुत ही कम समय लगता है। देखिए अगर हम सही क्रम में जमाए हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि जिस वस्तु की ज़रूरत है वो वस्तु हमें सही टाइम में उपलब्ध हो जाएगा अगर हम उसको सही क्रम में जमाए हैं तो, या फिर हमारी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति भी आ रहा है तो वो उसको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। उपयोग में आने वाली वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं, जो वस्तु हमारे लिए यूज़फुल है उसको आसानी से मिल सकते हैं, आसानी से हम उसमें काम भी कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा, किसी भी नया हो या पुराना व्यक्ति आसानी से वस्तु को पहचान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसी भी वस्तु को खोजने में, देखिए वही चीज़ मैं बोला था, अगर मान लो आज इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, कल के दिन कोई दूसरा आ रहा है तो वो भी इसको आसानी से ढूंढ सकता है। ये होता है सेट इन ऑर्डर का लाभ, ठीक है। उसके बाद है चौथा कि वस्तु के क्रम के कारणों कौन सी वस्तु कहाँ है यहाँ हम आसानी से जान सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, अगर हम क्रम में जमाए हैं उसको टैग करके रखें तो कौन सी वस्तु कहाँ पे हम इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए देखिए एक 5S का एक और उदाहरण बोला जाता है। 5S को बोला जाता है किसी भी कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से चलाना और जो है अपव्यय को कम करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना या उत्पादकता को बढ़ाना ही 5S का क्या है, नियम है। देखिए मैंने क्या बोला, क्वालिटी या कार्य प्रणाली में जो है अपशिष्ट मतलब कि वेस्ट मटेरियल को कम करना, जो हमारा मटेरियल वेस्ट हो रहा है उसको कम करना, और जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को बढ़ाना ही 5S का जो है मेन उद्देश्य रहता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे एस की ओर। तो तीसरा ऐसा है हमारा सीसो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है शाइन या फिर क्लीन। मतलब कि जिस वर्क प्लेस में हम कार्य कर रहे हैं उस वर्क प्लेस को बिल्कुल बराबर स्वच्छ रखो, सुंदर रखो, डेली साफ सफाई होना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होंगे, काम करने में तेजी आएगी, उत्साह और जोश के साथ काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है जहाँ पे साफ स्वच्छ सुंदर वर्क प्लेस है वहाँ काम बहुत अच्छे से होता है, वहाँ पे एक्सीडेंटेड कम होते हैं। क्यों? अपने घर को इंसान ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से हमें किसी इंडस्ट्री को भी तीसरे एस का पालन करते हुए क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें होता क्या क्या है। अपने कार्यस्थल को पूरी तरीके से साफ करें, ठीक। दूसरा, निरीक्षण के रूप में साफ सफाई का उपयोग करें। मतलब कि जैसे कोई मशीन है, किसी भी मशीन में मेन होता है अपना मेंटेनेंस, मतलब कि उस मशीन में कब ऑयलिंग करना है, कब ग्रीसिंग करना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सब किस में आता है, साइन और क्लीन में आता है। हर एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को भी खाने की ज़रूरत होती है, कब क्या खाना है इन सब के हमारे ऊपर डिपेंड। तो मशीन को भी, भैया मशीन तो इंसान है नहीं कि उसको जब ऑयल की ज़रूरत होगी वो डाल लेगा अपने आप, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है हमें रखना है ना। उसके बाद है आपकी मशीनरी और उपकरण की लीकेज को सही तरीके से रोके और मशीनों की साफ सफाई करिए। इसमें भी वही बोला जा रहा है, कुछ लीकेज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद है काम के लिए और मशीन के लिए उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों को समय समय पर वक्त अनुसार साफ करना चाहिए। वही बताया कि मशीन मेंटेनेंस या फिर ऑयलिंग और ग्रीसिंग जो है समय समय पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जो नेक्स्ट कि कार्यस्थल को सुरक्षित और काम करने में आसान इस योग्य बनाए। किसी भी कार्यस्थल या वर्क प्लेस या किसी भी मशीन को आसानी से कोई भी काम कर सके, इसके एबल बनाना है या इस योग्य बनाना है। योग्यता के अनुसार अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए, मतलब कि खुद रिस्पॉन्सिबल होना है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं, अगर आपको वो काम नहीं आता तो मत करिए, ऐसा नहीं कि वो काम वो ही करेगा, उसको आपको खुद को एबल भी बनाना है और मौका पड़ने पे खुद अपनी योग्यता के अनुसार उस काम को भी खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम भी हमें करना है। ठीक है दोस्तों, यही जो है हमारे इस तीसरे एस में बताया जा रहा है। और मशीन उपकरणों में आने वाले समस्याओं का समाधान करे, उस पर अमल करे। किसी भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, छोटी सी भी छोटी प्रॉब्लम को हमें जो है ध्यान में रखते हुए उसका जो है सॉल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। देखिए बेनिफिट्स ऑफ साइन और क्लीननेस, मतलब कि स्वच्छता से हमें क्या लाभ होने वाले। देखिए
अपने कार्यस्थल की योग्य साफ सफाई रख रखाव होने से किसी भी बाहरी व्यक्ति हो या विजिटर को अपने संस्था या कंपनी के प्रति एक योग्य आकर्षण। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम अपने घर को भी साफ सुथरा रहते हैं, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उसको क्या होता है, इफेक्टिव, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार से हमारी कंपनी, अगर कोई आ रहा है हमारी कंपनी में घूमने या किसी चीज़ की डील करने या किसी चीज़ को देखने, वो देखे कंपनी आज ने साफ सफाई है, इतने अच्छे से कार्य होता है, कार्य प्रणाली में अच्छाई है, तो उसको जो है इफेक्ट अलग पड़ेगा। तो इसमें वही बोला जा रहा है कि अपने कार्यस्थल को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ सुंदर रखना है, मशीनों का ध्यान रखना है। उसके बाद है दूसरा, वस्तुएं उपकरण या मशीन्स की समय समय पर साफ सफाई और मेंटेनेंस करने से काफ़ी लंबे समय तक चलती है। देखिए, सिंपल सा है, इसमें हम अपने खुद के शरीर के उदाहरण ले सकते हैं। जितना हम योग करेंगे, जितना अपने शरीर को चुस्ती और फुर्ती के साथ रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा लाइफ जो है इंक्रीज होगा। उसी तरीके से मशीन को भी भैया, जितना आप ऑयलिंग करोगे, ग्रीसिंग करोगे, उसका मेंटेनेंस करोगे, उतना ही ज़्यादा दिन तक ये चलेगा। अब आप बाइक ले लिए हो, उसमें बिना किसी ऑयलिंग ग्रीसिंग के चलाया जा रहा हो, कब तक चलेगा? तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें जो है स्वच्छता के लाभ में यही बोला जा रहा है कि हर एक मशीन का टाइम टू टाइम ऑयलिंग ग्रीसिंग कीजिए, उसका मेंटेनेंस कीजिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट, कार्य क्षेत्र के वस्तुएं उपकरण या मशीन्स में आने वाले समस्याओं का समाधान वक्त पर होने से ब्रेक डाउन का भी खतरा कम रहता है। मतलब कि अगर हम किसी भी मशीन की सही समय पे जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं, सही समय पे उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन मतलब टूटने का खतरा भी कम रहता है या फिर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस कम रहते हैं। यही बोला जा रहा है आपका तीसरा एस। ठीक है दोस्तों, ये 3 एस आपके क्लियर हो गए। और नेक्स्ट है हमारा आता है 4 एस, चौथे नंबर का एस, जिसको जो है जापानीज लैंग्वेज में सुकेत्सु बोला जाता है, या फिर जो है इंग्लिश में स्टैंडर्डाइजिंग, हिंदी में मानकीकरण बोला जाता है। आखिर ये होता क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, हर समय हाउस कीपिंग और कार्यस्थल के संगठन को उच्च मानकों को बनाए रखने योग्य नियमों को पालन करें। मतलब कि इसमें जो हम पिछला 3 एस पढ़े हैं, कौन कौन सा, सेरी, सिटोन और सीसो, जो 3 एस पढ़े हैं इससे पहले, तो इन तीनों एस को पालन करवाना, उन सब का ध्यान रखना, उसके योग्य सिलेक्ट करना, उन कार्य को करवाना, ये जो हमारा होता है, ये स्टैंडर्डाइजिंग जो चौथे नंबर एस, जो मानकीकरण होता है, वो इसका काम होता है। इसमें लिखा भी है कि पहले 3 एस के नियमों को सुनिश्चित करके उन नियमों को पालन करें। मतलब कि जो चौथे एस का काम होता है, यही होता है कि जो पहले 3 एस हम लोगों ने पढ़ा है, सेरी, सिटोन और सीसो, इनको जो है पालन करवाना इस चौथे एस का काम रहता है। योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी दे और जिम्मेदारी ले, मतलब कि उसके काबिलियत के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, और खुद भी जिम्मेदारी, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये हमारे 4th एस के अंदर आता है। उसके बाद है स्वच्छ और अनुशासन बनाए रखे। देखिए, ये जो है आपका चौथा ऐसा मानकीकरण, मतलब कि मानक के आधार पर चलता है। आपको सभी एस का ध्यान रखते हुए जो है इस एस के अंडर कार्य करना है आप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कि ऑडिट चेक लिस्ट का उपयोग करके नियमित रूप से 5 एस क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें। मतलब कि हमें एक लिस्ट बनाना है, क्रियान्वयन मतलब कि कार्य कैसे हो रहा है, कार्य प्रणाली कैसे जम रही है, भैया शोर्ट मतलब छाट छटाई वाला काम हो रहा है कि नहीं, एक ऑर्डर पे व्यवस्थित किया है कि नहीं, स्वच्छता हो रहा है कि नहीं। मतलब कि जो हमारे जो पुराने एस हैं और जो जैसे कि अनुशासन का पालन हो रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों का जो ध्यान जो है इसी एस में रखा जाता है, जिसको मानकीकरण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है लास्ट है कि उपयोग करने योग्य वस्तुओं के लिए कलर कोड सुनिश्चित करें। ये जो है हमने दूसरे जो सेट इन ऑर्डर है उसमें पढ़ा था कि उसको एक ऑर्डर पे जमाना है, टैग करना है, कलर कोड करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो हमारा मानकीकरण होता है, चौथा एस होता है, वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इससे क्या क्या फायदा होने वाला है, बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग में। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड, मानकीकरण के लाभ, इनके क्या क्या होने वाले हैं। योग्य नियमों का पालन होने के कारण संगठन, संस्था या कंपनी की क्वालिटी में बहुत सुधार होगा। देखिए, अगर बाकी सभी एस का काम हो रहा है और मानकीकरण उसका ध्यान दे रहा है, तो हमारा जो है अपशिष्ट मतलब कि वेस्टेज कम होंगे, टाइम सेविंग होगा, टाइम की बचत होगी,
और जो है संस्था को इसमें क्वालिटी में सुधार होगा, एफिशिएंसी में सुधार होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ये सब जो है फायदे होने वाले हैं अगर ये हमारा सभी ऐसे कार्य कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद है योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी मिलने या देने से काम के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव होता है और अनुशासन भी बना रहता है। बिल्कुल, जो जिस काम के काबिल है उस काम योग्यता के अनुसार हम उसी काम को उसको दे रहे हैं तो वो काम अच्छे से होगा और सही ढंग से होगा और सही समय पर होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि चौथा एस में इन सब का जो योग्य है उसी को उसके अनुसार काम देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है तीसरे, क्रम और क्वालिटी के अनुसार चीज़ें बनाए रखने से कार्य को समझने में आसानी मिलती है और कार्य में सुधार और तेजी आती है। ठीक है, तो देखिए क्रम और क्वालिटी के अनुसार चीज़ें बनाए रखने से एक ऑर्डर में सेट करते रहना है, ठीक है, और एक क्वालिटी को बनाए रखना है, बनाए रखते हैं और उसी क्वालिटी में बनता जा रहा है तो एक आदत सी बन जाती है। इसमें क्या होता है, काम में जो है तेज़ी आती है कार्य में। अब शुरुआत में प्रॉब्लम होती है तो जब उस चीज़ की आदत हो जाएगी तो हमारे जो कार्य है उसमें तेज़ी आएगी, हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। देखिए हमें खुद की एफिशिएंसी देखिए, अगर हम किसी कार्य को पहले बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा कमी रहता है किसी चीज़ की। अगर हम उस कार्य को रोज रोज कर रहे हैं तो उसमें अपने आप में इतनी एबिलिटी आ जाती है कि हम उस कार्य को अच्छे से कर सके। तो यही होगा, उसके योग्यता के अनुसार काम दिया गया है, अगर वो डेली उस काम को कर रहा है तो उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब कि एकदम एक्यूरेटली उस काम को कार्य कर सके, इतना एफिशिएंसी हो जाएगा और इफेक्टिव उस काम को करेगा जिससे कि कार्य जल्दी हो जाएगा और उसमें सुधार भी आएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर लास्ट है हमारा कि हर बार ऑडिट चेक लिस्ट का प्रयोग होने से पहले 3S और बाकी एस का पालन होगा। हर बार हम उन चीज़ों को चेक करेंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे, कलर कोडिंग करेंगे, तो इससे जो पहले वाले जो तीनों एस है जैसे सेरी हो गया, सीसो हो गया, सीटोन हो गया, तो ये अपने कार्य को सही ढंग से करेंगे। ठीक है, अगर बार बार जो चेक होता रहेगा चौथा अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। तो ये होते हैं हमारे 4th एस के फायदे। अब चलते हैं हमारे लास्ट और 5वें एस की ओर, जिसको बोला जाता है सुत सूके, जो है जापानीज वर्ड है या फिर इंग्लिश में बोला जाता है सस्टेन और हिंदी में बोला जाता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब दोस्तों आप सभी ने समझ ही लिया होगा, रूल एंड रेगुलेशंस कहीं भी हो, चाहे वो हमारी अपनी लाइफ में, निजी लाइफ में हो या स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो या फिर किसी इंडस्ट्री में हो या फिर किसी वर्क प्लेस में हो, अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना अनुशासन की ज़िंदगी भी बिखरी हुई रहती है, तो अनुशासन हमें हर जगह पे जो है रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अनुशासन या हमें अपने आप को अनुशासित रखने से या कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है और खुद को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो 5S जो है इसी को बताता है कि हमें अनुशासन के अंडर रहकर ही कार्य करना चाहिए। देखिए, कार्य योग्य समय और कार्य प्रणाली के अनुसार करें, उसको एक सही टाइम में देखिए कि स्कूल लगने का भी सही समय होता है कि भैया 10 बजे आपका स्कूल लग जाता है, आप उसके अंडर आइए, ये अनुशासन होता है। तो उसी प्रकार से हम कहीं कार्य कर रहे हैं तो उस समय पे करना है और कार्य प्रणाली के अनुसार ही करना है। ऐसा नहीं है अरे यार 5 मिनट का बनाने का सामान है, मुझमें तो इतनी एफिशिएंसी है मैं 2 ही मिनट में बना दूँ, ये जल्दीबाजी होगी, इसमें एक्सीडेंटेस होंगे। तो नहीं, उसको अनुशासन के अंडर रहकर ही कार्य करना है। ठीक है, दूसरे के साथ किसी भी बताए उनके भी काम में मदद करें। ऐसा नहीं है कि किसी से जलना है। कंपनी है एक जो है, हम टीम पावर के साथ काम करता है, सबकी मदद कीजिए, टीम वर्क कीजिए। ठीक है, उसके बाद है अपने सभी कर्मचारियों का योग्य प्रशिक्षण दें। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप उसको सिखाएं, आप उसको एक योग्य बनाएं। वही बोला ना कि टीम पावर करके चलना है, ठीक है, एक मैनेजमेंट करके चलना है। ठीक है, उसके बाद है कि आत्म अनुशासन बना, सेल्फ डिसिप्लिन भी बोला जाता है जिसको, सेल्फ में डिसिप्लिन बनाना है, खुद आत्मनिर्भर होना है अनुशासन के लिए है। ठीक है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि नहीं, जैसे हम लोग स्कूल में क्या होता है, जैसे टीचर बोलेंगे तब अनुशासन में रहेंगे, टीचर नहीं है तब तो हम ऐसे घूमेंगे, तो ये नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नियमित ऑडिट करें, जो चौथे इसमें पढ़े थे मानकीकरण, ये जो है नियमित होना चाहिए, एक रेगुलेटर होना चाहिए, रेगुलरली ये सब चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रक्रिया का पालन करें और उसे समय पर सुधार के लिए भी खुला करें। एक जो है ऑर्डर या प्रक्रिया जो जिस प्रोसेस में चल रहा है उस प्रोसेस का हमें पालन करना चाहिए, मतलब कि अनुशासन जिस अनुशासित में जिस रूल और रेगुलेशन में चल रहा है उस रूल और रेगुलेशन का हमें पालन करना चाहिए। और लास्ट टॉपिक आता है कि लास्ट पॉइंट आता है कि खुद को प्रशिक्षित और अनुशासित करिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है IMPA कि खुद इस काबिल हो जाए, खुद
मतलब प्रशिक्षित होना है, इतना प्रशिक्षण लेना, इतना ट्रेनिंग लेना है कि हम उस कार्य को कर सके और खुद को अनुशासित और डिसिप्लिन्ड रखना है। तो इससे क्या फायदा होने वाला है ये देखते हैं। तो ये है हमारा बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल, मतलब कि अनुशासन रहने के क्या क्या लाभ है। देखिए सबसे जरूरी बात टीम वर्क, मैंने बताया था उसी टाइम टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीम वर्क बना रहता है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। कम्युनिकेशन मतलब आपसे आपस में बोलने चालने का तरीका भी अच्छा रहता है अगर टीम वर्क है तो। और टीम वर्क एकता में ही शक्ति है, ये आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। तो एकता टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद है जिससे सभी कार्य समय पर और बेहतर क्वालिटी के साथ हो जाती है, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, जिससे कि हर कार्य एक सही समय के अंदर और बेस्ट क्वालिटी के साथ हो, जिससे कि अगर कोई कंपनी हमसे कोई सामान या कोई प्रोडक्ट बनवा रही है तो उसको दोबारा बोलने का मौका न मिले और वो हमारे पास बार बार आए। इन सब चीज़ों में विकास होता है। उसके बाद सभी व्यक्ति या कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझता है, जिससे कार्य क्षेत्र में अनुशासन और आत्म अनुशासन बनता है। अगर जो हमारा 5S का पालन होता है, अनुशासन बनाए रखते हैं, तो सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, सब सेल्फ डिसिप्लिन या वेल डिसिप्लिन रहते हैं। इससे कोई भी ज़्यादा परेशानी किसी को भी नहीं होती। हर बार नियमित ऑडिट होने से जरूरी बातों को ध्यान में लाया जा सकता है, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। अब डेली भैया इंस्पेक्शन हो रहा है या ऑडिट हो रहा है तो क्या होगा, किसी न किसी चीज़ अगर जो गलतियां हो जा रही है वो गलती समझ में आ जाएगा और हम क्या है उस गलती को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट, हर व्यक्ति खुद को प्रशिक्षित और अनुशासित रखने से कार्य स्थल और अपने काम के सुधार और तेजी आ सकती है। मतलब कि खुद को प्रशिक्षित ट्रेंड कर ले और अनुशासित मतलब डिसिप्लिन्ड कर ले तो किसी भी कार्य स्थल वर्क प्लेस में सुधार आएगा और वो काम जो है तेजी से होगा। तो ये होते हैं हमारे 5S, ये होते हैं हमारे 5S। 5S होता क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका इस वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और जो है 5S होता क्या है, 5S कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस आने वाले हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और दोस्तों मोस्ट टाइम बात कि इसका मैं जो अभी हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया है इसका मैं आपको जल्दी ही MCQ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाए। इसी तरीके से हम जो है पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।